वैसे नींद बहुत आ रही है, पता नहीं क्यों, मतलब सर पूरा पूरा भारी भारी से हो रहा है, पूरा शरीर डाउन से हो रहा है। अभी आज से ही है, पहले कभी नहीं, आज ही हो रहा है। कभी कभार बॉडी अब तक मेरा पर्सनल कुछ नहीं। रेस्ट करो, रिलैक्स करो। तो देखो क्या होता है, हम बात कर रहे थे किसकी? हाँ, हम बात करते हैं कार्डियक आउटपुट। हाँ बिल्कुल, ऐसा सामने पड़ा हुआ है ना कि तो प्रेस करूँ आपके हाथ के साथ दबाओ, वो कुछ होगा नहीं, वो कॉन्सेप्ट ही अलग है इसका। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? देखो क्या होता है, जैसे ये 4 चैम्बर है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कार्डियक आउटपुट की, जब हम बात करते हैं तो लेफ्ट वेंट्रिकल आउटपुट का मतलब होता है कि देखो 1 मिनट के अंदर ये कितना ब्लड बाहर निकाल रहा है। अब आउटपुट कैसे होता है, जैसे मान लो कि ये तो पता है कि हार्ट का काम होता है गंदे खून को लेना, एक में आना, और चौथे चैम्बर से प्योर खून को बाहर निकाल देना, यही होता है ना। अब मान लेते हैं कि किसी का अब कितना खून बाहर निकलेगा ये डिपेंड करता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल में खून भरा कितना है। भाई आउटपुट क्या होता है, जो LVF होता है, LVEF, लिखने में बड़ा अजीब सा लगा, लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्शन फ्रैक्शन। इजेक्शन मतलब इजेक्ट, बाहर निकालना, फ्रैक्शन मतलब उसकी मात्रा, खून की जितनी मात्रा को वो बाहर निकाल पा रहा है, कौन? लेफ्ट वेंट्रिकल, उसी को LVF कहते हैं। तो जैसे मान लो इसमें खून कितना इकट्ठा हुआ, मान लो कितना खून ऑलरेडी स्टोर रहता है पहले से ही। जैसे मान लो थोड़ा बहुत खून तो पहले से स्टोर पड़ा रहेगा इसमें। देखो कैसे आउटपुट कैलकुलेट होता है इसका आउटपुट कैलकुलेट होता है, जैसे मान लो इसमें से 20 ml पहले से ही भरा है, मान लो, हाँ ठीक है। अब एक बार में यहाँ से प्योर होकर के टोटल कितना ब्लड आया, मान लो आ गया 30 ml आ गया, ठीक है। तो क्या हो गया, टोटल कितना हो गया, 50 ml। 50 ml का अगर किसी की हार्ट की पंपिंग 60% है तो 50 ml का 60% कितना हो गया, 50 मल्टीप्लाइड बाई 60 डिवाइडेड बाई 100 कितना हो गया, 30 ml। 30 ml क्या होगा, जब ये नीचे से कंट्रैक्शन होगा, सिकुड़ेगा, तो 30 ml क्या करेगा, बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये इतना क्लियर हो गया ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। अब अगर मान लो किसी की पल्स चल रही है, बीट्स पर मिनट चल रही है 70 BPM, इसका मतलब ये हुआ एक पल्स में कितना निकाला, 30 ml। तो 70 बार में कितनी बार निकालेगा, 2100 ml, मतलब 2.1 लीटर ब्लड पर मिनट, इतना हार्ड ब्लड निकालेगा। तो ये हो गया हमारा कार्डियक आउटपुट, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। क्लियर है इतना? अब देखो क्या होता है कि अब किसी का हार्ट डैमेज हो गया, मान लो हार्ट की पंपिंग कितनी हो गई, 20 बीट्स पर मिनट हो गई, सॉरी हार्ट की पंपिंग मान लो 20% है जिस किसी की। तो अब ज़रा सोचो कि नॉर्मल आदमी की कितनी थी, 60, अब कितनी हो गई, 20 हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ, आइडियली देखा जाए तो इसका 1/3 ब्लड अब पूरी बॉडी में जा रहा है। अब देखो 2.1 लीटर में ही क्या हो रहा है, पूरी बॉडी में डिवाइड हो रहा है। कहाँ कहाँ मिल रहा है, ब्रेन को मिल रहा है, बॉडी के हर एक ऑर्गन को, ब्रेन, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, सब जितने भी ऑर्गन है सबको मिल रहा है, ठीक है। अब ये भी पता है कि खाना खाने के बाद आफ्टर मील जितना भी ब्लड जितना भी आउटपुट होता है उसका लगभग 60% कौन कंज्यूम करता है, स्टमक।
क्योंकि कुक्ड फूड को पचाना बड़ा मुश्किल काम होता है, पूरी बॉडी को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उस खाने को पचाने के लिए। हमारे स्टमक को सही तरीके से चलाना, इंटेस्टाइन की पूरी मूवमेंट, उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो 2.1 लीटर तो जा रहा है, उसका 60% अकेले कौन कंज्यूम करेगा? स्टमक। मतलब कितना कंज्यूम करेगा? 6 दूनी 12, 1260 मिलीलीटर। तो 1260 मिलीलीटर बचेगा तो रह कितना जाएगा? लगभग 850। मतलब 850 मिलीलीटर जो ब्लड है वो क्या होगा? पूरी बॉडी के लिए बचेगा। तो उसी 850 मिलीलीटर में ब्रेन को मिल रहा है, लीवर, किडनी, इंटेस्टाइन, हर जगह को मिल रहा है। तो तुमने देखा होगा, इसीलिए खाना खाने के बाद क्या होता है? नींद आने लगती है, क्योंकि ब्रेन को भी सप्लाई घट जाती है। हर एक ऑर्गन को घट के तो लगेगा जैसे कि काम मत करो, बैठ जाओ। और जैसे मुझे अब हो रहा है इस टाइम फील, वो क्या रीजन है? सब बता रहा हूँ। तो ये तो नॉर्मल तरीका हो गया। अब क्या होता है कि जो लोग रात को देर से खाना खाते हैं, कि रात को क्या होता है, हमारा मेटाबॉलिक रेट ऑलरेडी 8-9 बजे के बाद लगभग 0 हो जाता है। और पका हुआ खाना खाते हैं, तो पका हुआ खाना खाने के बाद ये जो 60% सप्लाई है, यहीं पे अगर हम फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल सैलेड खाएं तो कितना कंज्यूम करेगा? हार्डली वो 10%। तो 90% बॉडी में अवेलेबल रहेगा। ठीक है, तो एक तो ये चीज़ हो गई। तो दूसरी चीज़, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? अब प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम होती है हार्ट फेलियर के पेशेंट को। देखो कितनी दिक्कत होती है हार्ट फेलियर के पेशेंट को। तो अब आप देखो कि इतनी तो सप्लाई हो रही थी नॉर्मल, अब हार्ट की पंपिंग ऑलरेडी 1/3 हो गई। 1/3 मतलब कितनी हो गई? लगभग 700। तो मतलब 700 ml, एक्चुअली 700 ml नहीं होता, 700 ml से थोड़ा ज़्यादा ही होता है, 1000 ml तक होता है। क्योंकि क्या होता है ना, जब हमारी बॉडी में डैमेज हो जाता है ना, तो हमारा हार्ट जल्दी जल्दी पंप करता है, इसलिए देखा होगा पल्स बढ़ जाता है, क्योंकि हार्ट जल्दी जल्दी कोशिश करता है पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करने की। ब्लड की क्वांटिटी कम होने की वजह से। हाँ, क्योंकि पता है डिमांड ज़्यादा है, तो वो सप्लाई करने के लिए करता है, जल्दी जल्दी बीट करना शुरू कर देता है। इसीलिए देखा होगा हार्ट फेलियर के पेशेंट की नॉर्मली पल्स रेट बढ़ी रहती है। हार्ट कमज़ोर है तो क्या होता है, वो जल्दी जल्दी बीट करने की कोशिश करता है, ताकि जितनी डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। वो थक भी जाते हैं पेशेंट, बताते हैं अभी उसको। तो अब देखो क्या होता है, अब अगर मान लो हम कुछ नहीं करें और इसका अगर 60% अगर हमारा खाना खाने की वजह से अगर हमारी बॉडी कंज्यूम, तो कितना हो जाएगा? कितना बचेगा? 742 बचेगा, कितना? 280 मिलीलीटर। तो मतलब केवल 280 ml पर मिनट में ब्लड है जो बॉडी के हर एक ऑर्गन को मिलेगा। तो ये पेशेंट मान लो बैठा तो है नॉर्मली, लेकिन 2 कदम भी चलेगा तो सांस फूलने लगेगी, है ना? अब जैसे हम डाइट देते हैं तो पेशेंट कैसे नॉर्मल हो जाता है एक दिन में ही? क्योंकि जो खाना होता है उसको पचाने वाली सारी चीज़ें, तो ये जो 60% सप्लाई ब्लॉक हो रही होती है ये खाली हो जाती है, क्योंकि डाइट ही हम ऐसे देते हैं। 10% कम जाता है। तो ये सप्लाई जो पूरी बॉडी के लिए थी वो अवेलेबल हो जाती है। एक तो ये फ़ायदा होता है। दूसरा फ़ायदा क्या होता है? वस्कुलर लोड। वस्कुलर मतलब समझते क्या होता है? वस्कुलर मतलब वेसल्स मतलब आर्टरीज भी है, वेन्स भी है। तो हार्ट जब पंप करता है तो सोचो बहुत मतलब सोचो कितनी 800 माइल की लंबी लंबी ट्यूब पूरे बॉडी में फैली हुई है। 800 माइल्स होती हैं शायद, पता नहीं, यहाँ से चाँद तक 8 बार आ जा सकते हैं, इतनी पाइप है। अब सोचो ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे भी सुनते थे नहीं, नॉर्दर्न अलायंस रेजिस्टेंस फोर्स, सुन रहे थे ना भी अफगानिस्तान वाले न्यूज़ में। इसका मतलब क्या था? रेजिस्टेंस फोर्स, मतलब वो अवरोध पैदा कर रही है, तालिबान को जाने नहीं दे रही हैं, रेजिस्टेंस क्रिएट कर रही है कि तुम आ नहीं पाओगे। तो ऐसे क्या होता है, इसको हम कहते हैं वस्कुलर रेजिस्टेंस, क्योंकि वेसल्स में जो बह रहा है वो क्या है? खून बह रहा है। अब खून कैसा है? आप जो खाओगे वही खून में बह रहा है, रोटी सब्जी दाल चावल, जो पच भी नहीं रहा है, बॉडी पचा भी नहीं पा रही है, अब उसको कहाँ ठिकाने लगाएं, उसकी बड़ी झंझट। हमने क्या दे दिया खाने को? फल। तो फल खाने से क्या हो गया? पहली बात तो पचाने का टेंशन खत्म, पचाने वाली सारी चीज़ें पहले उसमें है, सारे माइक्रोबायोम्स हैं, सब कुछ है। दूसरी बात क्या हो गया, वो खाना इतना हल्का है कि जो वस्कुलर रेजिस्टेंस है ना, वो रेजिस्टेंस ना के बराबर हो गया। तो अभी जितना हार्ट मेहनत कर रहा है उतनी मेहनत करने में, हर हिस्से में पहुंचाने में उसको बहुत मेहनत पड़ रही है, बहुत मेहनत पड़ रही है। अब पहुंच नहीं पा रहा है अलग से,
लेकिन चूंकि वस्कुलर रेजिस्टेंस हट गया तो जितना खून जा पा रहा था अब उससे ज़्यादा खून बड़ी आसानी से पहुंच रहा है बिना किसी मेहनत के। तो पेशेंट जैसे डाइट चेंज करता है उसको लगता है हाँ थोड़ा हमको आराम महसूस हो रहा है। समझ में आया? तो क्यों डाइट इतना इम्पोर्टेंट? अब सोचो बंदा, अच्छा ऐसे ही जो चेस्ट पेन का प्रॉब्लम होता है को भी क्यों आराम मिलता है? क्यों? पहली बात तो वस्कुलर रेजिस्टेंस घट जाता है। अब रेजिस्टेंस घटेगा तो हार्ट को खून आगे तक पहुंचाना है, हर जगह तक पहुंचाना है, पतला खून हर जगह वैसे ही पहुंच जाएगा क्योंकि हमने रेजिस्टेंस घटा दिया ना। तो रेजिस्टेंस घटाना और ऐसा खाना देना जो पचने में अपने आप ही पच जाए, जिसके लिए बॉडी बर्निंग होती है ना सर, वो किसकी वजह से हो जाती है नॉर्मल? बता एसिड रिफ्लेक्स, बर्निंग, एंजाइना जो पेन होता है, बर्निंग सेंसिटिव होता है, सबके अलग अपने अलग अलग रीज़न होते हैं। पर अभी जितना समझ में आया, कुछ समझ में आया ना? मैं देखो 100% आया नहीं ये मत सोचो, जितना पहले पता था उससे कुछ क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, है ना? तो अब क्या होता है, जैसे किसी पेशेंट से बात कर रहे हैं तो समझ में आता है कि तेरा खाना चेंज किया ना तो वस्कुलर रेजिस्टेंस घट जाएगा। अब प्लस खाना खाने के बाद क्या होगा, तेरा खाने का टाइम मैंने शाम को 6 बजे कर दिया, वो भी बहुत हल्का खाना, तो क्या होगा 8 बजे तक पच जाएगा। तो अब जब रात को सोने जाओगे तो पहले तो जो भी सप्लाई है तुम्हारे बॉडी में अवेलेबल रहेगी, है ना, जो भी है। अब मान लो खाना चेंज नहीं किया तो क्या होगा, पहली बात तो जो सप्लाई है, रात को सोने जाओगे तो 60% तो पेट में ही फंसी रहेगी, खाना आज तो पचेगा नहीं, अब कल ही पचेगा, तो तुमको वैसे भी नींद नहीं आएगी, तो नींद नहीं आएगी तो तुम्हारे शरीर की मरम्मत भी नहीं हो पाएगी। तो देखो क्या ना, कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है चीज, लोग इसको कॉम्प्लिकेट, इतना आसान है इस चीज़ को समझना और करना। बस क्या है, ऐसे भोजन पे रख दो तो वस्कुलर लोड भी घट जाएगा, 7 बजे तक खाना खिला दो, 6:30 तक बिल्कुल हल्का खाना, तो जब सोने जाएगा तो सारी ब्लड सप्लाई उसके बॉडी के लिए अवेलेबल होगी, तो नींद भी अच्छी आएगी। बोले अरे बड़ा सही डाइट, बड़ा फायदा, इनके इलाज से हमको बड़ा फायदा है, क्योंकि अंत में पेशेंट ये देखता है कि मुझे फायदा कितना हो रहा है। उसको ये नहीं समझ में आता कि साइंस क्या है। इन डॉक्टरों के गधों के उल्लू के पट्टों के समझ में आता, हाँ तो ये भी नहीं कॉपी कर लेते, लेकिन है ना दिमाग में जड़ हो जाता है। जड़ मतलब कि ओपन नहीं रह जाता चीज़ों को समझने के लिए कि भैया ऐसे पेशेंट को ठीक किया जा सकता है। अच्छा, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब इंसान रात को सोता है उसी टाइम पे हमारा शरीर हमारे शरीर की मरम्मत करता है। मरम्मत तभी होती है जो सेल्स डैमेज हो गई हैं, टिश्यू डैमेज हो गए हैं, जो मायोकार्डियम टिश्यूज मर गए हैं, यहाँ पे सबका नव निर्माण होता है। ये सब जनरेशन तभी होता है जब हम सोते हैं। सोते हैं तो ब्लड सप्लाई अच्छी होनी चाहिए। तो अब हम सो ही नहीं पाते, पेशेंट सो ही नहीं पाते, तरीका उनको पता ही नहीं होता कि भैया इस वजह से हमारा शरीर फूड की वजह से कैसे चलता है, कैसे फूड हमारे बॉडी को ऑपरेट करता है, तभी हम अपने शरीर को ढंग से चला सकते हैं, तभी हम उसकी रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। तो रिपेयरिंग भी अपने आप होगी। अब वो कब होगी? वो तभी होगी जब हम सोने के लिए जाएंगे। तो स्लीपिंग इज अ वेरी पावरफुल मेडिसिन। पहले याद रखना, थके हुए हो, ठीक नहीं है, एक काम करो, जब भी अंदर से लगे कि तबीयत ठीक नहीं है, शरीर का खाना खाने का मन नहीं, मत खाओ। क्यों? क्योंकि ये अपने आप में एक मैसेज है, बॉडी जानती है कि इसके शरीर को ठीक करना है और तो इसको रेस्ट की जरूरत है, रेस्ट की जरूरत है। आप रेस्ट लो, मील स्किप कर दो। जब अंदर से आवाज नहीं आए खाने की, मतलब बॉडी नहीं चाहती कि आप खाओ, आप खाओगे तो बॉडी अपना काम ढंग से नहीं कर पाएगी। बात समझ आ रही है? तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो हमारे बॉडी को, तो मतलब चीजों को ठीक करना बहुत आसान होता है, मुश्किल होता है बीमार होना। पता नहीं लोग कैसे, हालांकि इस समय मेरी भी थोड़ी सी सेहत ठीक नहीं है तो मैं क्या बोलूँ, पर ये कि देखो दूसरों को बताना, दूसरों से केस स्टडी लेना। अब क्या है, चूँकि वेजिटेरियन हूँ तो थोड़ा विटामिन B12 की कमी मुझे पहले से ही पता था कि रही होगी। ठंडी में खूब सनलाइट ली थी मैंने, लेकिन उसके बाद से ना पिछले करीब 3-4 महीने से बहुत लंबा गैप कर दिया मैंने। तो ऐसा कुछ नहीं है, अपने से ठीक भी हो जाएंगी चीज़ें। तो ये होता है काम करने का तरीका। अब जब ये समझ में आ गया तो अब यहाँ से ECP अच्छे से समझ में आएगा। ECP में देखो ये तीनों मसल्स दबती हैं। कब दबती हैं? जब हार्ट खून को पूरी बॉडी में भेज दिया, पूरी बॉडी में चला गया, तो ये तीनों काफ्स कब दबते हैं? ये काफ्स दबते हैं जब हार्ट रिलैक्स कर रहा होता है, मतलब हार्ट दब गया। अच्छा, एक चीज यहाँ पे और समझना, जब कंट्रैक्शन होता है, हार्ट सिकुड़ता है, तो सिकुड़ने में क्या होता है?
जो इसके ऊपर ब्लड वेसल्स होंगी ये सारी के सारी, जब हार्ट सिकुड़ेगा तो ये सारी पाइप्स भी सिकुड़ जाएंगी ना, सिकुड़ जाएंगी। तो जब सिकुड़ेंगी इसका मतलब क्या हुआ, जब हार्ट सिकुड़ता है तो पूरी बॉडी में ब्लड भेजता है, पूरी बॉडी में ब्लड चला गया, लेकिन सिकुड़ने की वजह से ये पाइप्स तो दब जाती है ना। तो दबने के कारण क्या होता है, पूरी बॉडी में तो ब्लड भेज रहा है, लेकिन हार्ट को खुद को जो ब्लड मिलना चाहिए इन ट्यूब्स के माध्यम से वो नहीं मिल रहा। केवल हार्ट को, जब हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड भेज रहा है उस टाइम पे हार्ट को केवल 20% ब्लड की सप्लाई होती है। 80% सप्लाई होती है जब ये हार्ट दब गया, अब ये वापस लौट करके पुरानी स्टेट में आएगा। तो जो खून यहाँ पे भरा हो, जो खून यहाँ पे प्योर भरा हुआ है वही वापस लौट करके यहाँ पे आता है। ठीक है, जो खून कहाँ पे भरा है? ये इस पूरी ट्यूब में प्योर ब्लड भरा रहता है, शुद्ध खून भरा रहता है, वो लौट करके जब ये फैलेगा तो फैलेगा कब, जब पूरी बॉडी में भेजा तो दब गया, फिर रिलैक्स होकर के वापस पुरानी स्टेट में आता है। तो जैसे हार्ट पूरा दब गया, अब रिलैक्स होना शुरू होता है, जैसे ही रिलैक्स होना शुरू होता है ना, वैसे ये तीनों काप्स एक एक करके दबते हैं, वैसे ये काप्स दबते हैं। तो उस केस में क्या होगा जरा सोचो, जब तीनों काप्स दबेंगे साथ में दबेंगे, मतलब पहले नीचे वाला साथ में नहीं, एक एक करके, एक पहले ये फिर ये फिर ये, तो जो खून यहाँ होगा वो तेजी से दबाव लेगा, यहाँ तक आएगा, ठीक है, तेजी से दबाव लेकर यहाँ तक जांघों तक आया, फिर जांघों वाला दबा तो दबाव लेकर के नीचे तक आया। तो कुल मिलाकर के इस पूरी प्रक्रिया में क्या होगा, इस पूरी प्रक्रिया में दो चीजें होंगी कि देखो जो खून, अब हमारे हार्ट में तो खून देखो दो तरफ से आता है, देखो कैसे आता है, एक होती है वेन्स, वेन का खून कहाँ आता है, चैम्बर 1 में आता है ना, और दूसरी होती है आर्टरीज। आर्टरीज अब देखो जब ये हार्ट ऐसे दबा, वाल्व थी ऐसे खुली, ऐसे खुल गई तो पूरा ब्लड बाहर चला गया, लेकिन फिर ये लॉक हो गई, नीचे नहीं जाएगी, तो मतलब ये दरवाजा बंद है। जब कांटेक्ट होता है जब खुलती है ना ये, देखो नहीं, जब ये कंट्रैक्शन हुआ, हाँ जैसे ही कंट्रैक्शन हुआ तो ये क्योंकि एक ही तरफ खुल सकती है ना, ऊपर खुल गया ब्लड चला गया, लेकिन अब ऊपर से ब्लड नीचे नहीं जाएगा ना, ये लॉक है, नीचे नहीं जा पाएगा ब्लड, तो नीचे तो ब्लड जाएगा नहीं, तो सारा ब्लड यहीं पे भरा हुआ है, सारा ब्लड यहीं पे भरा हुआ है ना। अब देखो क्या होगा, जैसे ईसीपी होगी तो क्या होगा कि जब ये तीनों मसल्स दब रही हैं तो दबने से क्या होगा, वेन्स भी दब रही हैं, आर्टरीज भी दब रही हैं। कब दब रही हैं, जब हार्ट रिलैक्स कर रहा है, मतलब दबने के बाद वापस पुरानी स्टेट में वापस आ रहा है, पुरानी स्टेट में वापस आ रहा है। अच्छा, हार्ट को ब्लड कब मिलता है, जब वो पुरानी स्टेट में वापस जाता है तब 80% ब्लड की सप्लाई होती है, जो यहाँ पे भरा होता है 80% ब्लड तभी मिलता है। ठीक है, तो देखो दो चीजें होती हैं, पहली बात तो ये तीनों जब दबते हैं तो क्या होता है, ये दबाव कहाँ तक पहुंचेगा, जो वेन्स में दबाव होगा, वेन्स कौन सी होती हैं, जो हार्ट में खून आता है वो वेन्स होती हैं, है ना। तो पहली बात तो देखो सारा का सारा खून जो वेन्स में पड़ा होता है ना हमारे मांसपेशियों में, कभी हार्ट में पूरा नहीं आता, 10-20% ब्लड हमेशा मांसपेशियों में पड़ा ही रहता है। जब हम चलते फिरते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं, तब जा करके उस दबाव की वजह से वो ब्लड वापस लौट के आता है। लेकिन चूंकि जब हमारी हार्ट, जब हम ये ईसीपी होता है तो इसमें से लगभग मान के चलो थोड़ी बहुत मात्रा में ब्लड, है ना, मान लो करीब नहीं तो 5 से 6 ml ब्लड जो है वो क्या होता है, उस दबाव की वजह से जो भी हार्ट के अंदर आ रहा था, तो पहले कितना आ रहा था, 30 मिलीलीटर आ रहा था एक मिनट में, अब मान लो 35 मिलीलीटर आने लगा। तो जब इनपुट बढ़ जाएगा, जितना इनपुट बढ़ेगा उतना ही आउटपुट भी बढ़ेगा, ये तो समझ में आ रहा है। तो देखो हार्ट में इनपुट कितना बढ़ा, अगर 5 मिलीलीटर अगर एक साइकिल में ज़्यादा आने लगा, अब पल्स कितनी चल रही थी 70, तो कितना आने लगा 350 मिलीलीटर, मतलब 1 मिनट के अंदर 350 ml ब्लड जो है हार्ट के अंदर ज़्यादा आने लगा। तो जब आने ज़्यादा लगा तो जब हार्ट कंट्रैक्ट करेगा तो जो जाने वाला ब्लड है वो भी 350 ml बढ़ेगा, सही बात है। तो
तो जो हार्ट फेलियर का पेशेंट है या हार्ट ब्लॉकेज का कोई भी पेशेंट है, तो पहली बात तो उसका जो आउटपुट था वो कितना था, 700 ml था, अब ये 350 ml और बन गया। तो जब तक ECP चल रहा है तो जो उसको वेन्स में एक्स्ट्रा ब्लड आ रहा है उसकी वजह से क्या हो गया, 350 ml ब्लड जो है वो बढ़ गया, 350 ml जो है वो ब्लड बढ़ गया। तो अभी क्या था, पूरे हार्ट पूरे बॉडी में कितना ब्लड जा रहा था, अभी कितना जा रहा है, मतलब कि जितनी देर तक पेशेंट ECP मशीन पे होता है उतनी देर तक उसका कार्डियक आउटपुट जो है लगभग 50% बढ़ जाता है, लगभग कार्डियक आउटपुट 50%। तो अभी जो मान लो ब्रेन है, किडनी है, लीवर, इंटेस्टाइन है, जो बॉडी के बाकी ऑर्गन्स को ब्लड मिलना चाहिए, तो मैं कहता हूँ 1 घंटे के लिए ही सही लेकिन अच्छे से मिल रहा है ना। देखा होगा ECP के पहले 2.5 घंटे पेट खाली क्यों रहना चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ खा के आओगे तो सारा ब्लड सप्लाई तो पेट के इर्द गिर्द रहेगी। अभी यहाँ तो सारा काम ही ब्लड फ्लो का है, सारा काम ही ब्लड फ्लो का है। जब पेट में फंसा रहेगा तो फिर ECP काम क्या करेगी, घंटा काम करेगी। तो एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरा, जो दबाव पैदा होता है आर्टरीज में, भाई एक तो वेन में भी दबाव पड़ेगा, आर्टरीज में भी पैदा पड़ेगा। तो वेन वाला जो ब्लड है वो तो पहले चैम्बर में आ गया। आर्टरी पूरे बॉडी की कौन सी है, ये आयोटा, तो ये दरवाजा तो बंद है। अब जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तो वो जाएगा कहाँ ब्लड, वो ब्लड जाएगा। हार्ट की मसल्स को ब्लड कब मिलता है, जब हार्ट रिलैक्स करना शुरू करता है। अब रिलैक्सेशन में जो प्रेशर पैदा यहाँ होगा तो क्या होगा, इस हल्के से प्रेशर की वजह से ये जो पूरा का पूरा ब्लड सप्लाई है वो हल्का सा प्रेशर पड़ेगा किसके अंदर, कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। तो जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, जो कोलेटरल्स पहले से बने हुए हैं वो क्या होंगे, उनमें उस प्रेशर के कारण ब्लड फ्लो होगा, वो एक्टिवेट नहीं है। अब वो धीरे धीरे क्या होगा, रोज रोज जब 1-1 घंटे तक जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, एक्टिवेट हो जाएंगे। एक तो ये फायदा हुआ। कुछ दिन में क्या होगा, वो परमानेंटली हो जाएंगे। अब वो धीरे डायलेट होना शुरू होंगे। तो क्या होता है, इस प्रेशर की वजह से 2 चीजें होती हैं। पहली बात तो कोलेटरल्स में से ब्लड जाता है, दूसरी बात जो पुरानी आर्टरीज है जिसमें ब्लॉकेज वगैरह हो रखा हुआ है वो सब भी क्या होते हैं, क्योंकि इस प्रेशर की वजह से एक केमिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड, अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का काम क्या होता है, एक और पहली बात तो इस प्रेशर की वजह से 2 चीजें होती हैं। एक तो केमिकल निकलता है जिसको हम कहते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, वो अंदरूनी परत एंडोथेलियम लेयर से निकलता है, ठीक है। तो उसका काम क्या होता है, उसका 2 काम होता है। पहली बात तो और ऐसी हजारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब बनाने लगता है। जैसे ही वहां पे नाइट्रिक ऑक्साइड जाता है तो पहली बात तो और भी ज्यादा ट्यूब्स बनने लगती हैं, और नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या होता है, वो जो पतली ट्यूब्स होती हैं वो डायलेट होने लगती हैं, मतलब चौड़ी होने लगती हैं। और जो मोटी मोटी ट्यूब है, पुरानी ट्यूब्स पड़ी हुई है ना, जो RC, LED, LCX जो हम ब्लॉकेज देख रहे हैं कि 90% ब्लॉकेज है या 80% ब्लॉकेज है, तो क्या होती हैं, वो और ज्यादा डायलेट होने लगती है, वो भी डायलेट होने लगती हैं, मतलब वो भी चौड़ी होनी शुरू होती हैं। तो जो मैंने बताया ना आर्टेरियल रीमॉडलिंग, तो आर्टेरियल रीमॉडलिंग भी उसी की वजह से शुरू होती है। तो कहने को ब्लड सप्लाई मान लो 95% ब्लॉकेज है, 90% ब्लॉकेज, तो 90% के कारण, उसी 90% के कारण पहले जितनी ब्लड सप्लाई होनी चाहिए थी वो नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब उसी 90% के कारण जितनी ब्लड सप्लाई थी उसी आर्टरी में पहले से जो ब्लड की सप्लाई है वो पता चला 3 गुना बढ़ गई। तो कोलेटरल्स के अलावा जो मेन आर्टरी है उसमें जितना भी स्पेस बचा हुआ है वो क्या हो जाएगी, और ज्यादा चौड़ी हो जाएगी। तो क्या होगा, ब्लड फ्लो होने के लिए अच्छा खासा रास्ता मिल गया। प्लस जो नई वाली बनी हुई है वो धीरे धीरे क्या होंगी, हर दिन 1-1 घंटे का ECP देने से क्या होता है, तो देखो 2 चीजें होंगी। एक तो कार्डियक आउटपुट बढ़ गया, तो शरीर के हर एक हिस्से को ब्लड मिलने लगा। दूसरा, नाइट्रिक ऑक्साइड बनने लगा। नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या हो गया, वेसोडाइलेशन, मतलब वेसो मतलब वेसल्स, डायलेशन मतलब चौड़ा, नसों का चौड़ीकरण शुरू हो गया। उसी नाइट्रिक ऑक्साइड की वजह से क्या हो गया, और भी हजारों लाखों की तादाद में नई ट्यूब्स बन गई। प्लस जो वो प्रेशर पड़ता है उसकी वजह से जो कोलेटरल्स बने थे उस प्रेशर के कारण उनमें भी ब्लड गया, तो क्या हो गया, वो खुलने लगे। तो कुल मिलाकर के कई सारे समीकरण साथ में बन गए, प्लस कुछ निगेटिव चीजें जैसे एंडो, जिसको हम कहते हैं ET1, एंडोथेलियल 1, ये एक क्या होता है, एक तरह का ये एक पेप्टाइड प्रोटीन है।
एक तरह का प्रोटीन है जो हमारी बॉडी में, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कंट्रैक्शन के लिए, जो मतलब क्या करता है हार्ट को सिकोड़ के रख देता है। सिकुड़ने से क्या होता है, ब्लड फ्लो जो होता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है और क्या होता है, हर जगह तक ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती। तो ET1 जो है, जो एक पेप्टाइड प्रोटीन है, इसका प्रोडक्शन कम हो जाता है उसी दबाव की वजह से। तो देखो दो चीजें, नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ता है और पेप्टाइड प्रोटीन कम हो जाता है। तो क्या होता है, नई ट्यूब्स बनती हैं, नई ट्यूब्स चौड़ी होने लगती हैं और बहुत सारी ट्यूब्स जो पहले से ही बनी हुई हैं पर एक्टिवेट नहीं होती, वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाती हैं। और जो पुरानी है, जो चौड़ी चौड़ी ट्यूब्स हैं जिसमें ब्लॉकेज हो रखा है, 80-90 हो सकता है, 95-100 का भी ब्लॉकेज हो, उनमें क्या होता है, डायलेशन शुरू हो जाता है, चौड़ा होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो क्या होता है, धीरे धीरे करके पूरी की पूरी एक नई सप्लाई बन जाती है। इस पूरी प्रोसेस में पूरी एक नई सप्लाई बन जाती है, जो कि लगभग मान के चलो 20 से लेके 30% तक ऑन एन एवरेज, मतलब एक पूरी नई सप्लाई चालू हो गई। मतलब जितनी सप्लाई पहले, भाई देखो हर एक आर्टरी में कितना सप्लाई चाहिए, मैक्सिमम 25%, ये बहुत वर्स्ट केस मान लो 30%, 25% इज मोर देन सफिशिएंट। अब एक 25% की नई सप्लाई खड़ी हो गई, पुरानी वाली चाहे ठप पड़ी हो तो भी 25% पूरा नया बन गया ना। तो कहानी खत्म, अब आपको जरूरत ही नहीं, चाहे एक नहीं आपके 10 ब्लॉकेज हैं, 100% की क्या फर्क पड़ता है। ये होता है समाधान। प्लस ये तो केवल कहाँ हो गया, हार्ट में हो गया। प्लस जब नाइट्रिक ऑक्साइड निकलता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड पूरे बॉडी में जाता है। प्रेशर जो है वो तो केवल हार्ट में पड़ रहा है, कोरोनरी आर्टरीज में पड़ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड निकल रहा है। लेकिन नाइट्रिक ऑक्साइड तो ब्लड में घुल गया ना और पूरी बॉडी में जा रहा है ना। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हर जगह नहीं अप्लाई होती, जैसे एंडोथेलियल ET1 पेप्टाइड प्रोटीन जो है, एंडोथेलियल पेप्टाइड प्रोटीन, ये केवल हार्ट में ही, हार्ट तक ही सीमित होता है। इसीलिए सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो हार्ट में होता है। बट बाकी बॉडी के हर एक ऑर्गन में ब्लड सप्लाई तो बढ़ती ही बढ़ती है। ये कहना कि कहीं पे ब्लड सप्लाई नहीं बढ़ी, ऐसा होता ही नहीं है। और ब्लड सप्लाई बढ़ती है तो उस ऑर्गन के काम करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। क्योंकि देखो सारा प्रॉब्लम क्या है, सारा प्रॉब्लम क्या है, हार्ट डिजीज, केवल और केवल ब्लड सप्लाई। ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हो पा रही है, ब्लड सप्लाई को हमने रिस्टोर कर दिया, कैसे भी किया। तो ये होता है असली काम, ठीक है। तो समझ आया कैसे होता है ये काम। इसी कॉम्प्लिकेशन बोलते हैं सर के बहुत सेंटर में ECP ट्रीटमेंट दिया जाता है। हाँ, उसके बाद भी पेशेंट ठीक होने की जगह बीमार होने लग जाते हैं। देखो पहली बात तो कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशंस मतलब क्या, कि जिस केस में ECP नहीं दिया जा सकता। जैसे कि पहली बात, अगर किसी का पल्स रेट बहुत ज़्यादा है, पल्स रेट बहुत ज़्यादा होने पे क्या होता है, मान लो अगर आप ECP दे भी रहे हो तो क्या होगा, ज़्यादा बहुत सारी बीट्स ऐसी होती हैं जो खाली रह जाती हैं। पता चला लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं है, लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ही नहीं है और हार्ट बीट कर रहा है, तो ब्लड क्या बाहर हार्ट बीट क्यों करता है, कैसे करता है? भाई देखो दिल तो पंप ही कर रहा है, जो नोड लगे ना SV नोड AV नोड, पंपिंग तो लगातार चल ही रही है। जैसे नोड होते हैं ना SV नोड AV नोड, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो रहा है। क्या होता है, जैसे मान लीजिए हार्ट है, ठीक है, यहाँ पे है SV नोड, यहाँ पे है AV नोड, एट्रिया वेंट्रिकल नोड। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट केमिकल रिएक्शन हुई, वो यहाँ पे गई, फिर यहाँ से क्या हो गया, ये जा करके यहाँ बंडल ऑफ हिस होते हैं, ये पूरे हार्ट के मसल्स को गए और यहाँ पे इन्होंने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स पैदा किया। तो ये क्या होते हैं, जिसकी वजह से ये हमारा जो वेंट्रिकल है ये क्या करते हैं, दोनों कंट्रैक्शन होता है। ऐसे ही जब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल आता है तो ये ऊपर से ऐसे गए होते हैं, तो क्या होते हैं, ये एट्रियम को कंट्रैक्शन करते हैं और यहाँ पे क्या होता है, जो ये सिग्नल यहाँ ट्रांसफ़र होता है और ये बंडल ऑफ हिस जो मतलब एक तरह से मसल्स हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिकल कनेक्शन है, ये क्या करते हैं, जा करके हमारे दोनों वेंट्रिकल्स को एक तरह से मतलब प्रेस करते हैं, कंट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से ये दोनों ऑर्गन सिकुड़ते हैं। तो क्या होता है, इसका ब्लड लंग्स में और इसका ब्लड पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है ना। तो ये मैं इसकी बात कर रहा हूँ। AV नोड सर, AV नोड जो होता है ना, सिग्नल यहाँ से पैदा होता है, फिर वो यहाँ ट्रांसफ़र होता है और ये फिर जब ट्रांसफ़र होता है तो वही आगे सिग्नल को फिर इसके आगे ट्रांसफ़र करता है। मतलब एक जो होता है आपके ये इसमें होगा सर, कहाँ पर होता है इसमें? फिर एक सेंटर में होता है बिल्कुल, हाँ सेंटर में होता है AV नोड। मतलब इसी को AV कहते हैं, मतलब एट्रिया, क्योंकि एट्रियम है, V मतलब वेंट्रिकल, AV नोड एट्रिया वेंट्रिकल नोड है ना।
तो ये इसकी कहानी होती है, ठीक है। सॉरी, इसको SA नोड कहते हैं, साइनोएट्रियम SA, और ये होता है AV नोड, ठीक है। तो ये कहानी होती है। देखो, अगर कुछ नहीं भी समझ में आ रहा, टेंशन ना लो, बस यहाँ बैठा करो, क्योंकि देखो इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, जो पब्लिक है ना, जो जनता बैठी है, ये देखो, ये एक दिन में नहीं समझ में आएगा, एक दिन में समझ में नहीं आएगा। बीच बीच में अपने से भी कुछ वीडियोस देखो, है ना, धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अब देखो, आज मैं इतने आसानी से बता रहा हूँ, तुम्हें क्या लगता है जब मैंने शुरू किया होगा मुझे सब पता रहा होगा, रिसर्च किया है सब वगैरह, है ना। तो चीज़ों को अच्छे से स्टडी करना, पढ़ना, लेकिन देखो एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन ज़रूर होता है। तभी तो मैं बोला था कि देखो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम अगर ऐसे बैठे रहोगे मेरे साथ आए दिन, कितना टाइम लगेगा? 6 महीने मैक्सिमम, सब सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे, एक भी चीज़ ऐसी नहीं बचेगी। जैसे कई बार मुझे लगता है ना कि कोई मेरा यूज़ करे, कि कल को पता चला कि मैंने काम किया, फिर बोले चलो ठीक है इसको साइड में करो, हम अपना काम करते हैं। तो मैं अपने अंदर एक ही बात बोलता हूँ, मेरा आदमी हर चीज़ ले सकता है, एक चीज़ नहीं ले सकता। पता है क्या? मेरा लर्निंग एटीट्यूड, मैं सीखने के मामले में बहुत तेज हूँ। मुझे कुछ भी दे दोगे ना, दुनिया की कोई भी टेक्नोलॉजी, कुछ भी ना, मैं इतना अच्छा सीख के दिखा दूंगा ना, जो सबसे बेहतरीन आदमी स्पीड का होगा ना, मैं उससे भी अच्छा सीख के दिखा दूंगा। मतलब इतना मुझे भरोसा है, क्या है वो तो भगवान ही जानता है कि मैं क्या है क्या नहीं, बट मेरा भरोसा इस चीज़ पे बहुत प्रबल है कि मैं सीखने के लिए बहुत ज़्यादा ओपन हूँ और बहुत अच्छे से सीख सकता हूँ। और आज तुम देखो ना यहाँ पे नई चीज़ों के लेकर, मैं मेडिकल सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, बिल्कुल अगेंस्ट में हूँ, बिल्कुल भी लोगों को एक बहुत क्रिटिकल इमरजेंसी के अलावा बाकी जगहों पे उन चीज़ों का यूज़ करना, है ना। वो जो आंटी भी जिस दिन उनको कार्डियक अरेस्ट आया था ना, भले हम लेकर के गए, लेकिन उनकी प्रॉब्लम थी मेडिसिन टॉक्सिसिटी। और जब वो पहले दिन आए थे तब भी उनके बेटे को बताया, बाद में उन्होंने मेरे को बताया भी। खैर चलो, ये सब चीज़ें हैं, इसलिए तो आज कुछ समझ में आया ECP से क्या फायदा होता है कि वेनस में इनपुट बढ़ता है और हमारे इनपुट बढ़ेगा तो आउटपुट भी बढ़ेगा। तो जब हमारा कार्डियक इनपुट बढ़ जाएगा तो कार्डियक आउटपुट भी बढ़ जाएगा। तो जो ऑर्गन्स को ब्लड नहीं मिल रहा था, तो देखो ECP क्या है ना, देखो ECP एक तरह से देखा जाए तो हार्ट के लिए वो सेकंड हार्ट का काम कर रही है। देखो कैसे, क्योंकि देखो जैसे मान लो मेरे पैरों को ब्लड कौन भेज रहा है? हार्ट पंप कर रहा है तब तो जा रहा है, लेकिन हार्ट के लिए कोई पंप कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है ना। लेकिन ECP हार्ट के लिए पंप करती है, तभी तो लौट करके फिर यहाँ से ब्लड जाता है प्रेशर। भाई जो प्रेशर लग रहा है, तो हार्ट तो सबके लिए प्रेशर लगा रहा है भाई, पूरी बॉडी मैं कर रहा हूँ तेरे, उसके लिए कोई कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। उसके लिए करने वाले जो होते हैं वो होते हैं हार्मोन्स। जब हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं ना, तो बेसिकली देखा जाए तो जैसे ब्लड का जो प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर नहीं, क्या बोलते हैं, शियर स्ट्रेस मतलब जब हम एक्टिविटी करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारा जो हार्ट का ना इनपुट है वो बढ़ जाता है। जैसे अभी बताया था मैंने, इनपुट बढ़ जाता है। जब हम योगा वगैरह वर्कआउट करते हैं तो भी बढ़ जाता है। तो जब आउटपुट बढ़ता है ना, तो आउटपुट केवल और केवल बाकी ऑर्गन्स के लिए नहीं बढ़ता, हार्ट के लिए भी आउटपुट थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन वो बहुत ना के बराबर होता है। लेकिन ECP क्या होता है, जो कि सिंक्रोनाइज होता है, उसी टाइम पे वो पंप करता है जिस टाइम पे हार्ट एकदम रिलैक्स करता है, उसी टाइम पे। यही इसका सबसे बड़ा मैजिक है। अगर वो उस टाइम पे ना करे, ECG ना डालो, सोचो ऐसे चला देंगे ना, तो हो सकता है तब भी थोड़ा बहुत फायदा तो हो ही जाता है, लेकिन वो हो सकता है 20-25% या 30% इतना ही फायदा होगा। तो ये ECG के साथ सिंक्रोनाइज करके इसको चलाना ही सबसे बड़ा इसका ट्रिक है। और उस टाइम पे डाइट एंड रूटीन, वो तो हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है। देखा ना, पूरी दुनिया में लोग परेशान रहते हैं, हाँ जी 20 दिन हो गया, अभी तो कुछ फायदा हो नहीं रहा है, हाँ डॉक्टर बोलेंगे 5 दिन और देखो, 7 दिन और देखो। हम लोग तो जैसे हम लोगों ने माधुरी आंटी का बढ़ा दिया ना, कुछ लोग और हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग ही ऐसा आउटपुट दे रहे हैं। मैंने R&D किया है, कुछ लोग और भी जिनके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने बाकायदा इतना अच्छा सेंटर बना के रखा हुआ है बड़े लेवल पे, बाकायदा वहाँ योगा कराते हैं, फलाना ये वो, दुनिया भर का घंटा 2 घंटा सारा। एक तो है डॉक्टर विश्वपाल, नहीं, गुजरात में एक सेंटर है, उनका देखा था मैंने, उनका क्या था, एक पाकिस्तान का सेंटर देखा था मैंने उनका, मैंने देखा उनके भी रिजल्ट्स बड़े अच्छे थे।
तो उन्होंने बहुत सारे रिजल्ट्स अपने उसमें पब्लिश किए हुए थे, देखा। तो मुझे जब मैंने उनका डिटेल में जाके देखा तो देखा मैंने कितना बड़ा बना के रखा हुआ। अब सोचो हम लोगों के पास ऐसा कुछ भी नहीं है, फिर भी हम इसमें जो अप्रोच आप यूज़ कर रहे हैं ना वो बेतोड़ है भाई। सवाल ही नहीं उठता कोई इस तरह से रिजल्ट निकाल ले। अब देखो ज़्यादातर लोगों के साथ क्या होता है ना, उनको तामझाम में पड़ना नहीं है, उनको ये है कि क्या करना है, उनको ये है कि भाई आओ तुम ECP लो, हमारा एम्प्लॉई है, पट्टा बांध देगा, 1-1 घंटे में तुमको आराम हो जाएगा, तुम जब यहाँ से जाओगे तो तुमको आराम ही रहेगा, हमको इतना पैसा दे दो। देखो सारी दुनिया बड़ी प्रोफेशनल है, देखा जाए तो कुछ हद तक तो हम भी प्रोफेशनल हो रहे हैं। देखा है कि नहीं, नोट किया है? बहुत कम समय। हाँ, वो थोड़ा बहुत प्रोफेशनलिज्म भी ज़रूरी है, क्योंकि देखो क्या है ना कि अगर इस तरह से हम इतने शरीफ बने रहेंगे, है ना, सब कुछ बना रहेगा, बात शरीफ की नहीं है। बात तो देखो यार दिनेश क्या है कि मार्केट से अगर कंपेयर करें तो किसी को ऐसा ट्रीटमेंट मत दो कि उसको नुकसान हो, पहली चीज़ उसकी हेल्थ को नुकसान हो। दूसरी चीज़ जहाँ तक बात है पैसे की, अब जैसे हम लोग जो क्या नाम है उसका, सुबह बंदा आता है, मुस्लिम बंदा है, एक बार ठीक बात है ना। अब इकबाल को तो मैंने वैसे दे दिया, लेकिन मैं उसको गलत नहीं बोलूँगा, खुद ही माइंड से बना के आया, उसने इतना पैसा खर्चा कर दिया। आखिरकार मैंने डॉक्टर साहब को बोला था कि भले वो 4 साल में उसको आराम नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ अगर हम पैसा ले रहे हैं ना तो उसको हम ठीक कर देंगे। और वो ठीक केवल डाइट से ही होगा, सवाल ही नहीं होता, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है हार्ट की। उसको जो प्रॉब्लम है ना वो हार्ट की वजह से प्रॉब्लम ही नहीं है। उसका जो प्रॉब्लम है तुम पूछ रही है ना कि बर्निंग क्यों होती है, उसको जो है उसको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, उसको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स होता है, बताया नहीं होता है तुम्हारे शायद। उसको जो प्रॉब्लम है ना वो प्रॉब्लम है मस्कुलर इन्फ्लेमेशन भी है, मांसपेशियों में सूजन हो रखी है, गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स भी है, खाना खाता है तो जो फूड है ना वो ऊपर इसोफेगस से ऊपर आ जाता है, और जो पेन की बात है ना वो पेन नहीं है उसको, तभी तो उसका TMT निगेटिव है। ये मांसपेशियों में स्वैलिंग कैसे जाएगी सर? आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जियो, बॉडी में ऑक्सीडेशन होगा, आपकी बॉडी में रिपेयरिंग वाली चीज़ें नहीं हो जो उस टाइम पे मैं बता रहा था। अपने आप आपकी बॉडी में, अब तुम फिजिकली एक्टिव हो तो तुम बैठ जाओ 2-3 महीने के लिए, तुम देखोगे यहाँ वहाँ जिन लोगों को यहाँ वहाँ चुभन होती रहती है ना यहाँ वहाँ, 10 में से 8 लोगों को हार्ट का पेन नहीं होता, एंजाइना का पेन नहीं होता, देयर इज नो पेन रिलेटेड टू एंजाइना। तो अब चूंकि डॉक्टर लोग का तो फूड से लेना देना नहीं है, उनको दवाई से मतलब है, दवाई खाओ तुम चाहे ठीक हो चाहे नहीं ठीक हो। लेकिन हाँ मुझे खुशी इस बात की उसको आराम है कि नहीं आराम है। अभी वो जो डाइट दिया है वो बहुत मैंने पावरफुल डाइट दी है कि क्या कुछ कहना चाह रहे क्या? नहीं सर। ओके, तो देखो ये है, और उसको आराम है, अच्छी चीज़ है, और वो पहले से ही